चलो, हमने कल क्या चैप्टर चालू किया था बच्चों? सिविल प्रोसीजर कोड। ये कौन सी ईयर में बना है कोड? 1908। क्या हमने ये देखा कि ये कोई एक्ट नहीं है, ये एक कोड है? क्या हमने एक्ट और कोड का डिफरेंस देखा? कौन सी बड़ी चीज होती है? एक्ट क्योंकि स्पेशल होता है, ठीक है, और कोड जनरल होता है। जब हम देखते हैं कि एक्ट में एक डिसीजन जो पास होता है वो लॉ में लिखा होता है, और जो कोड है वो कलेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज होता है। ये एक स्पेशल लॉ है, मतलब एक्ट एक स्पेशल लॉ है, कोड एक जनरल लॉ है। फिर जो एक्ट है वो ज्यादा डीप में डिटेल्स बताता है, कोड एक कंपैरेटिवली लेस डिटेल्स बताता है, ठीक है। उसमें एक्ट में एक नया सब्जेक्ट मैटर को लेकर डिस्कशन होता है और सिर्फ उसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होता है। और जो हमारा कोड है वो कंपाइलेशन ऑफ लॉट ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स होते हैं, ठीक है। वो एक ऐसी चीज है कोड जिसमें स्पेशल लॉ भी नहीं बनाओ तो आपको उसकी चीजें कहाँ मिल जाएंगी? कोड में मिल जाएंगी, ठीक है। सिविल प्रोसीजर बेसिकली क्या है? मींस बॉडी ऑफ लॉ कंसर्न्ड विथ मेथड, प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स, ठीक है, यूज्ड इन सिविल लिटिगेशन। तो सिविल कोड सिर्फ और सिर्फ किस पर डील करता है? सिविल लिटिगेशंस को हमें कैसे फाइल करना है, ठीक है। जब हम इसका स्कीम देख रहे थे, इसमें कितने सेक्शंस हैं बच्चों? 158। वो क्या बताता है? बेसिकली सब्सटैंशियल लॉ और ऑर्डर। शेड्यूल 1 में कितने ऑर्डर हैं? 51। वो बेसिकली क्या बताते हैं? प्रोसीजरल। तो जो सब्सटैंटिव लॉ है वो क्या बताते हैं हमको? राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, और प्रोसीजर लॉ एनफोर्समेंट ऑफ दोज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है। जब हम देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कॉज ऑफ एक्शन हमने समझा कि रीजन ऑफ डिस्प्यूट, एवरी फैक्ट विच अ प्लेंटिव कम्स टू प्रूव हिज कंटेंशन इन फ्रंट ऑफ कोर्ट इज कंसिडर एज कॉज ऑफ एक्शन। जजमेंट क्या होता है बच्चों? हमने 3 चीजें पढ़ी, जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री। ये चीज इसलिए रिवाइज करने को बोलती कि तुम बिल्कुल ब्लैंक ना बैठो आज क्लास में, ठीक है। डिक्री क्या होता है? फाइनल ऑर्डर, ठीक है। तो उसमें हमने जो कंडीशंस पढ़ी हैं उसको हम क्या क्या बोलेंगे? सबसे पहले वो क्या है? एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुडिकेशन। दूसरा सूट, वो नहीं, जो बुक में लिखे वो तुम्हारे रिवीजन के लिए। राइट्स ऑफ पार्टी सही है, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स ऑफ पार्टीज। दूसरा कंक्लूसिव नेचर का होता है, ये कंक्लूसिवली है, जो है ये कंक्लूड कर देता है, इसके बाद मैटर आगे डिस्कस नहीं होता है। उसके बाद विद रिगार्ड टू एनी मैटर या फिर कंट्रोवर्सी होता है। और फिर हाँ, एक सूट या फिर इधर प्रिलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री, ठीक है। फिर हम जब देख रहे हैं असेंशियल्स ऑफ डिक्री, तुमसे यही पूछा जाएगा असेंशियल्स ऑफ डिक्री क्या है? तो फॉर्मल एक्सप्रेशन, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन, मस्ट बी विद रिगार्ड टू मैटर और कंट्रोवर्सी, और एजुकेशन शुड बी गिवन इन अ सूट। इसको शॉर्ट में मैंने लिखवाया था तुम लोगों को, सूट, कंक्लूसिव, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड पार्टीज और वो सब, ठीक है। हाँ, but decree does not include an adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order। मतलब कि अगर आपने डिक्री के अगेंस्ट जाके अपील करी है तो वो डिक्री नहीं है, वो फिर एक ऑर्डर है, क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट जाके क्या किया है? अपील किया। मतलब अगर कोर्ट से अगर कोई आपको फाइनल एक ऑर्डर आ गया कि इस पर्सन से डिवोर्स होता है, इसको इतनी प्रॉपर्टी सामने वाले को देनी है, तो उसके बाद हम कंसिडर करते हैं कि ये डिक्री है। पर जैसे ही आप उसके अगेंस्ट जाके एक अपील करते हो, आपके पास 30 दिन का टाइम है, तो 30 दिन तक हम जजमेंट नहीं दे देते हैं, तब तक वो ऑर्डर रहता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि आपके पास 30 डेज है, आप जाके हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो वो 30 डेज के बाद जब आप अपील करोगे, फिर हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा, अगर आप सेटिस्फाइड हो गए तो वो डिक्री बन जाएगा, नहीं तो आपने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, सुप्रीम कोर्ट का जब एक जजमेंट आएगा, ऑर्डर आएगा, उसके बाद वो डिक्री बनेगी। तो डिक्री डज नॉट इंक्लूड वेयर एन ऑर्डर लाइज अंडर एन अपील, ठीक है। उसके बाद एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। अभी अगर तुम अगर तुमने जैसे स्नेहा और मैं हैं, ठीक है, स्नेहा मेरे अगेंस्ट केस फाइल करने गई कि ये जो मैम है ये टाइम से नहीं आती हैं, ठीक है, पढ़ाती कंप्लीट नहीं है, हमको आधा अधूरा इन्होंने पढ़ा के छोड़ दिया, तुमने ये जाके कंप्लेन कर दी, ठीक है। जब बाकी बच्चों ने विटनेस किया या फिर मेरे लेक्चर्स रिकॉर्डेड देखे, ये वो सब चीज से क्या पता चला कि तुम्हारा कंटेंशन फ्रॉड है,
ठीक है, देयर इज नथिंग टू डील विथ इट। ठीक है, उसमें क्लियरली दिख रहा है कि उन्होंने कंप्लीट लेक्चर्स दिए हैं, उन्होंने कंप्लीट नोट्स दिए हैं, बच्चों ने सबने बोल दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारी साइड से क्या है, एक डिफॉल्ट को लेके तुमने एक मैटर उठाया था, पर हमने डिफॉल्ट को डिसमिस कर दिया कि तुम फालतू कंटेंशन लेके आए हो, जाओ यहां से। ठीक है, तो इसको हम डिक्री नहीं बोलते। अगर तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है तो वो डिक्री है। ठीक है, ली ही नहीं मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन और रिजेक्ट कर दी, ठीक है, जैसे लीव ऑफ इंस्टीट्यूशन अपील होने के बाद भी वो रिजेक्ट हो गई, तो वो फाइनल एक डिक्री आ गई कि हाँ अब तो इसमें मैं मुद्दा नहीं उठा सकती। ठीक है बच्चों, जब ऑर्डर देख रहे थे तो हमने क्या देखा था, ऑर्डर का बेसिक एक सिंगल मीनिंग है। क्या है ऑर्डर? वो तो मीनिंग है उसका, ऑर्डर विच इज नॉट ए डिक्री। ठीक है, ऑर्डर क्या है जो डिक्री नहीं, हमें याद करने के लिए ये पता होना चाहिए ऑर्डर क्या है जो डिक्री नहीं है। तो ऐसे कौन से ऑर्डर्स है जिनके अगेंस्ट अपील हम कर सकते हैं, क्योंकि जनरली हम ऑर्डर के अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते। नुपुर कौन से ऐसे अपीलेबल ऑर्डर्स हैं? हाँ, रिफ्यूजिंग लीव फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट, मतलब कि अगर आपने कोर्ट में केस फाइल किया और आपको उन्होंने मना कर दिया कि हम आपकी ये एप्लीकेशन नहीं एंटरटेन करेंगे, तो इसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। दूसरा, फॉर फॉल्स क्लेम के अगेंस्ट आपको कॉम्पनसेटरी कॉस्ट लगाई गई है। थर्ड, आपको अगर इम्पोज किया गया है कोई अननेसेसरी फाइन या फिर अरेस्ट या डिटेंशन अंडर सिविल प्रिजन। और लास्ट, कॉम्पनसेशन फॉर अरेस्ट या फिर डिटेंशन। ये चारों चीजें अगर अटैच करते हैं तो आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। फिर लास्ट है जजमेंट। जजमेंट जनरली हमको क्या बताता है बच्चों, लीगल रीजंस या ग्राउंड्स क्लियर करते हैं या फिर लीगल जस्टिफिकेशन फॉर विच अ डिक्री हैज बीन गिवन, की व्हाई डिक्री हैज बीन पास्ड, उसके पीछे लीगल जस्टिफिकेशन, रीजंस और ये सब देते हैं। जब तुम आंसर लिखते हो ना तो ध्यान रखना, जब जजमेंट पढ़ रहे हैं हम तो वहां लिखा है स्टेटमेंट गिवन बाय अ जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। सबसे पहले जजमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, किसने दिया है वो स्टेटमेंट, जज ने, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। ठीक है, तो हम जब पढ़ रहे हैं कि जजमेंट क्या होता है तो हमें क्या आंसर देना है, स्टेटमेंट गिवन बाय अ जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। अ जजमेंट मस्ट सेट आउट ऑफ ग्राउंड्स एंड रीजंस फॉर जज टू हैव अराइव्ड एट अ डिसीजन। उसमें फिर आप बाद में ऐड करो वो रीजंस और ग्राउंड्स देते कि क्यों एक जज इस डिसीजन पे आया था। ठीक है, तो जब डिक्री पढ़ा तो वो एसेंशियल्स याद होने चाहिए, जब ऑर्डर पढ़ा तो ये याद होना चाहिए। अच्छा, डिक्री का सेक्शन क्या है, 2 सब सेक्शन 2। फिर ऑर्डर का सेक्शन क्या है, 14 और जजमेंट का है 2 सब सेक्शन 9। किसी ने 9 बोला था कि अच्छा, ठीक है। हमने कल डिक्री और ऑर्डर का एक जेनरिक वे में डिफरेंस देखा था। ठीक है, अब एक बुकिश लैंग्वेज में देख लेते हैं लिखना कैसे है। व्हेन इट इज पास्ड, डिक्री, इट इज पास्ड इन अ सूट मेड ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। इट इज पास्ड इन अ सूट मेड ऑन अ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, एप्लीकेशन एंड पेटिशन। सब में आ जाते हैं ना ऑर्डर। डिक्री सिर्फ हमेशा एक प्लेंट में आती है, सिविल मैटर्स में आती है। ठीक है, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ राइट, द कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ राइट, और ये इट मे और मे नॉट बी कंक्लूसिव, यानी ऑर्डर मे और मे नॉट बी कंक्लूसिव। नंबर, देयर कैन बी 1 डिक्री इन अ सूट एट द मैक्स 2 इफ द प्रिलिमिनरी डिक्री इज इन्वॉल्व। हमने देखा है एक ही डिक्री होती है, अगर प्रिलिमिनरी और सेकेंडरी डिक्री है तो 2 हो सकती है, वरना हमेशा सिर्फ डिक्री एक होती है। देयर कैन बी मेनी ऑर्डर्स इन अ सूट, आए दिन होता है, नेक्स्ट हियरिंग आपकी होगी, आज हमने आपकी हियरिंग नहीं सुननी, कुछ ना कुछ जज दे देता है कि अच्छा अभी पहले ये देख के आओ, अभी पहले ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करो, तो ये सब क्या है, ऑर्डर है। अपीलेबल डिक्रीज आर ऑलवेज अपीलेबल अंडर स्पेसिफिकली फोरबिडन बाय लॉ। फिर ऑर्डर्स आर जनरली नॉट अपीलेबल अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड बाय लॉ, मतलब सिर्फ 4 ऑर्डर्स ही हैं जो अपीलेबल है। सेकंड अपील इज पॉसिबल, इसमें सेकंड अपील इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने कुछ कुछ बताए थे, इसमें कंक्लूसिव वाली बात है, जनरल स्पेसिफिक था, सेक्शन डाल सकते हो, जनरल स्पेसिफिक इतना मत लिखो लेकिन सेक्शन जरूर डाल सकते हो। ठीक है, क्या
हाँ वो मुझे याद है। चलो, डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट। जब डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट है तो दो ही डिफरेंसेस है। फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुडिकेशन विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस राइट्स ऑफ पार्टीज विद रिगार्ड टू मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ सूट। फिर ये फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोड विच इज नॉट अ डिक्री, यही हमने याद किया, इसी को हमने पॉइंटर्स में याद किया। और जजमेंट क्या है? स्टेटमेंट गिवन बाय अ जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर। तो ये तुमको एज इट इज ऐसी ही डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तुमसे पूरी दुनिया में कभी भी नींद में भी उठा के कोई पूछे कि ऑर्डर क्या होता है, तो क्या होता है? स्टेटमेंट्स गिवन विच इज नॉट अ डिक्री एंड, ये ऑर्डर है ना। और जजमेंट में क्या है? स्टेटमेंट्स गिवन बाय अ जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑर्डर और डिक्री। जब हम देख रहे हैं डिक्री तो तुम्हें वो 4 पॉइंट्स याद कर लो। कौन कौन से? डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स, कंक्लूसिव नेचर का होता है, सूट होता है, इन्वॉल्व्ड इन अ मैटर और कंट्रोवर्सी, इट मे बी प्रिलिमिनरी और सेकेंडरी। ठीक है, उसमें लिखा है प्रिलिमिनरी और फाइनल जजमेंट सेट आउट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रीजंस व्हिच हैव बीन अ राइट टू अ डिसीजन। ठीक है, इसलिए मैं बोलती कि रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लो। चलो यहां से स्टार्ट करना था। अ डिक्री शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ अ प्लेन बट नॉट एनी एजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज और एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर default. A preliminary decree decides the right of parties on all or any of the matter controversy but does not complete dispose of. यहाँ पे उन्होंने मार्क करो, पहले बताया preliminary decree क्या होता है। मैंने बताया डिक्री वो जो रिजेक्शन भी होती है, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं वो प्रिलिमिनरी डिक्री। प्रिलिमिनरी डिक्री हमेशा फाइनल डिस्पोजल ऑफ मैटर नहीं होता है, ठीक है। हाँ, काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन है कि प्रिलिमिनरी डिसाइड करता है राइट्स ऑफ पार्टीज ऑन ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी। मतलब जब मैंने बताया था एक आध इशू सॉल्व हो गया तो प्रिलिमिनरी डिक्री आ गई। अब आप ये मत डिस्कस करना कि बच्चे की कस्टडी किस में जाएगी, तो उसमें उस पर्सन के राइट्स डिटरमाइन हो गए हैं, ठीक है। तो कोई भी एक मैटर कंट्रोवर्सी से उठा के या कोई भी 2-4 और मैटर को हमने अगर रिजॉल्व कर दिया तो वो हो गई preliminary decree. फिर a preliminary decree may be appealed against and does not lose its appellate character by reason of final decree having been passed before the appeal is presented. तो अगर बच्चे की कस्टडी मॉम के पास गई है तो क्या डैड अपील कर सकता है? हाँ, कर सकता है। तो एक बार अगर preliminary decree आ गई तो वो अपना अपील का कैरेक्टर लूज नहीं करता है, वो उसके अगेंस्ट भी आप जाके अपील कर सकते हो। द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू अ सूट पास ऑर्डर ऑन डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड एनी ऑर्डर व्हिच इज नॉट फाइनल ऑर्डर इन अ सूट इज कॉल्ड एन इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। मतलब कई बार क्या होता है, मैटर्स में आपने एक एप्लीकेशन दी, ठीक है। अब एक प्रिलिमिनरी डिक्री आ गई आपकी, उसके अगेंस्ट जजमेंट आ गया, उसके अगेंस्ट आपने क्या किया? अपील की, फिर उसमें ऑर्डर आया, अब आपका मैटर तो डिवोर्स का चल रहा था, बीच में आपकी एक प्रिलिमिनरी डिक्री आ गई जिसके लिए आपको डिसीजन दे दिया गया, फाइनल है, पर आपने क्या किया? उसके अगेंस्ट अपील करी है। अब जब आपने अपील करी है तो उसमें बोल दिया अच्छा अभी बच्चा किसके साथ है, तो अभी तो ऑर्डर मैं पास कर रहा हूं कि बच्चा मम्मी के साथ रहेगा, तो ये क्या है? इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद अगर बोल दिया लेकिन अभी के टाइम के लिए एक्सपेंसेस आप बच्चे के उठाएंगे, ये बीच बीच में जो ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, ये इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर, ये कहीं ना कहीं उन चीजों को अभी रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, पर कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से वो रुकते जा रहे हैं, तो हमने उसको लेके ध्यान में रख के कुछ ऑर्डर्स पास कर दिए। फिर एनी इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर डज नॉट डिस्पोज ऑफ द सूट बट इज अ मर्लियर डायरेक्शन टू द प्रोसीजर। तो क्या ये बोलने से मैटर खत्म हो गया है? क्या कस्टडी डिसाइड होगी? नहीं होगी, ये सिर्फ एक डायरेक्शन है कि राइट नाउ आपको ये फॉलो करना है जी। हाँ, नहीं, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। एक प्रिलिमिनरी डिक्री हो गया, ये मॉम है, ये डैड है, ठीक है, ये उनका बीच में बच्चा है और यहां बैठे हैं जज, ठीक है। अब ये आए थे डिवोर्स करने, फाइनल इनके बीच में बहुत सारे इश्यूज निकल आए। कौन कौन से इश्यूज? की जॉइंट अकाउंट किसके पास रहेगा, चाइल्ड किसके पास रहेगा, प्रॉपर्टी किसके पास रहेगी, ये सारे इश्यूज हैं, ठीक है। लेकिन फाइनल इशू क्या है? डिवोर्स होना है, ठीक है। अब जब ये मैटर चल रहा है, बीच बीच में कुछ ना कुछ प्रिलिमिनरी डिक्री आती जा रही है, 1 बाय 1 एक एक इशू रिजॉल्व होता जा रहा है। जैसे फर्स्ट इशू था चाइल्ड की कस्टडी अगर मैंने मॉम को दे दी, ठीक है, तो फाइनल प्रिलिमिनरी डिक्री आ गई, ठीक है। अब इस डैड ने अपील की कि नहीं, चाइल्ड की कस्टडी मेरे पास रहेगी, आप यहाँ प्रिलिमिनरी डिक्री फाइनल डिसीजन देके इस बात को खत्म मत करो,
ठीक है, तो जज ने क्या किया, अरे यार एक और अपील आ गई, अब मुझे वापस इस पे मैटर देखना पड़ेगा, या फिर इसने जाके किसी हायर कोर्ट में अपील किया होगा कि मेरा एक मैटर चल रहा है जिसमें एक प्रिलिमिनरी डिक्री आ चुकी है कि बच्चे की कस्टडी इस पे चलेगी। अब जब ये आगे अपील करने गया, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था, मतलब फैमिली लॉ फैमिली कोर्ट में, यहाँ पे हाई कोर्ट वो चला गया सीधे कि मैं बच्चे की कस्टडी तो रिजॉल्व करवा के ही रहूंगा, मैं ये चीज मॉम को नहीं दे सकता। अब बीच बीच में ऑर्डर आ रहे हैं कि जब तक मैं आपकी पूरी हियरिंग पूरी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक बच्चा मम्मी के पास रहेगा, एज द ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द फैमिली लॉ कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर है, ये सिर्फ डायरेक्शन है, ये प्रिलिमिनरी डिक्री नहीं है। इससे ये नहीं डिसाइड होता है कि बच्चा मम्मी के साथ ही रहेगा, ये सिर्फ एक डायरेक्शन है कि जब तक आपकी अपील का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक आपको ये डायरेक्शन मानना है कि तब तक आप मिलने जा सकते हो, लेकिन वो हमेशा तब तक किसके साथ रहेगा, मॉम के साथ। फिर एक और ऑर्डर आ गया कि इसके जितने भी स्कूल फीस वगैरह है वो डैड भरेंगे। ठीक है, ये एक डिसीजन नहीं है, इस पे मम्मी जाके अपील नहीं करेगी कि नहीं खर्चे तो मैं ही उठाऊंगी, नहीं कर सकती। ये डायरेक्शन है कि जब तक मैं फाइनल एक डिसीजन नहीं दे देता कि बच्चे की कस्टडी कहाँ रहेगी तब तक उसके खर्चे उसके डैड उठाएंगे। तो ये एक और सेकंड डिसीजन नहीं है, सेकंड डायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शन है कि आपको अब ये फॉलो करना है। तो ये क्या है, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स। ठीक है, the main difference between an order and a decree is that in an adjudication which is a decree, appeal lies, and second appeal also lies on the ground mentioned in section 100 of CPC। ये हम देखेंगे। तो बेसिकली मेन डिफरेंस क्या है, डिक्री में आप एक अपील के साथ साथ दूसरी अपील भी कर सकते हो, ऑर्डर में आप सिर्फ एक अपील कर सकते हो। However, no appeal lies from an order unless it is expressly provided under section 104 of order 43 rule 1। No second appeal in any case at all, even in appealable orders, lies in under order। ठीक है, तो वो एक ही अपील कर सकते हैं, सेकेंड अपील ऑर्डर के केस में नहीं कर सकते। ये बस मेन डिफरेंस बुक के हिसाब से उन्होंने मेंशन कर दिया है। A decree conclusively determines the rights and liabilities of the parties with regard to all or any matter in the controversy and may be either preliminary or final, but this is not in the case of ऑर्डर। तो डिक्री हमेशा क्या है, कंक्लूसिवली डिटरमाइन करती किसी के राइट्स और लाइबिलिटीज, बेसिकली डिटरमाइंस राइट्स ऑफ द पार्टीज इन अ सूट जिस पे कंट्रोवर्सी हो रही है। लेकिन ये केस ऑर्डर में नहीं होता है। क्या ऑर्डर फाइनल एक डिसीजन दे पाता है, नहीं दे पाता है। डिक्री में बोल दिया वो या तो प्रिलिमिनरी होगी या फाइनल होगी, लेकिन उसमें एक फाइनल डिसीजन ही आता है। A person in whose favor a decree has been passed not only includes a plaintiff, but in a case like decree for specific performance of an agreement executed by either party also includes a defendant। पढ़ना जरा इसको। बहुत इजी सा एक्सप्लेन किया है। में भी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि जिसने सूट फाइल किया है डिक्री सिर्फ उसके फेवर में आए, दूसरे के फेवर में भी जा सकती है। ठीक है, अब हमारे बीच में एक टॉपिक थे जजमेंट होल्डर और जजमेंट डेटर और डिक्री होल्डर। देखो, डिक्री होल्डर मींस एनी पर्सन हुज फेवर अ डिक्री हैज बीन पास्ड और an order capable of execution has been made। Thus, a person who is not a party to suit but in whose favor an order capable of execution is passed is a decree होल्डर। जिसके भी फेवर में वो बात आती है वो कौन होता है, डिक्री होल्डर। और जिसके अगेंस्ट जाती है वो क्या होते हैं, जजमेंट डेटर। ठीक है, मींस एनी पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been, against whom याद रखना, has been passed or order is capable of execution does not include any legal representative of a deceased judgment debtor। मतलब जिसने गलती की है उसी को ही सारी भरपाई करनी पड़ती है। चलो अब हम थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं। देखो पहले क्या लिखा है, स्ट्रक्चर ऑफ civil courts। Section 3 of the Civil Procedure Code lays out the purpose of this code. The district court subordinate court to the high court, and every civil court of a grade of inferior to that of a district, and every court of small causes is subordinate court to the high court and district court। बच्चों ये क्या बार बार बोल रहे हैं, देखो
ये तो हम सबको पता है, सबसे ऊपर कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद कौन आता है? डिस्ट्रिक्ट। क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी कोर्ट्स होते हैं? हाँ, उन सबको इन्होंने पहले बोल दिया सिविल प्रोसीजर कोड ने कि ये सब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। हमें नहीं पता, क्योंकि ये जो नीचे कोर्ट्स होते हैं ना, ये स्टेट वाइज आते हैं। हर स्टेट में ना ये नीचे लोअर कोर्ट्स को अलग अलग नाम दिया गया है, ठीक है। कोई बोलता है हमारा फैमिली लॉ कोर्ट है, कोई बोलता है फैमिली कोर्ट आ जाओ, अपने इधर नहीं बोलते, महाराष्ट्र में बोलते हैं, गुजरात में अलग बात होती है। तो ये जो कोर्ट्स है ना, जो नीचे लोअर कोर्ट्स चलते हैं, इंफीरियर कोर्ट्स जिनको हम बोलते हैं, उनको नाम दिए गए अलग अलग स्टेट्स ने। अलग अलग स्टेट्स उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन सिविल प्रोसीजर कोड इन सबको क्या बोलता है? सबऑर्डिनेट कोड। तो अगर आप बस स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट अगर आप लोअर कोर्ट्स में हो तो उसके बाद अगर लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है कि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हो तो चले जाओ, नहीं तो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, ठीक है। उसके बाद फिर नहीं तो हाई कोर्ट के बाद सीधे किस में चले जाओ? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। एक और चीज बता दूं कि जब हम जो सेशन कोर्ट्स होते हैं वो कहाँ पे कवर होते हैं? सिविल में नहीं, वो क्रिमिनल में होते हैं, ठीक है। सेशन कोर्ट्स हमेशा क्रिमिनल में और सिविल हमेशा डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं, ठीक है। तो अगर ये वर्ड कहीं सुना हो सेशन कोर्ट, तो ये सब क्रिमिनल में जाते हैं। अब स्टे ऑफ सूट, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिसाइज, कभी ये सुना है? हाँ, नहीं। एक और वर्ड है रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडिसाइज, ठीक है। मीनिंग पता है किसी को? अच्छा, स्टे ऑफ सूट लिखा है उसके बाद, ठीक है। क्या लिखा है? डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइज और फिर रेस जुडिकाटा। इसमें ये नहीं लिखा है, लेकिन ये बार ऑफ एनी सूट, ठीक है। अब देखो हम इनके मीनिंग समझते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। सपोज राशि और मैं अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और हम नेबर्स भी हैं, हम आसपास रहते हैं, ठीक है। ये राशि का घर है और ये मेरा घर है। अब राशि को मैंने बताया कि मैं अपना एक ब्रांड नेम चालू कर रही हूं, साक्षी ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। मैंने उसको शेयर किया कि मेरा नया ब्रांड नेम है। उसने बोला वाह यार, तेरा तो बढ़िया है यार, अच्छा बिजनेस चलेगा, नया स्टार्टअप है ये वो। मैंने उसको सारे प्लान्स एंड आइडियाज बता दिए। अब जब मेरी स्टोर वगैरह का काम चालू हो गया था कि स्टोर खुलेगा ऐसा वैसा, राशि ने सेम ब्रांड नेम, क्योंकि मैंने मार्केटिंग वगैरह कर दी थी कि ओपनिंग है, लॉन्चिंग है, ये वो, इसने क्या किया? सेम ब्रांड नेम, एग्जैक्ट सेम ब्रांड नेम से खोल लिया, ठीक है। सेम ब्रांड नेम से उसने अपने वहां स्टोर खोल दिया। अब जब जिस दिन लॉन्चिंग होगी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है। जब आप ब्रांड नेम प्रमोट करते हो, अब जरूरी नहीं है कि उसके ओनर को भी आप प्रमोट करो। जनरली यू कॉल पीपल एंड डिस्क्राइब योर ब्रांड नेम, तो लोग उधर पे आते हैं। इसको ये नहीं पता था कि मैंने ट्रेडमार्क भी कराया है, एक चीज मैंने उसको नहीं बताई थी, ठीक है। अब जब मैंने देखा कि इसने सेम खोला है तो मैंने इसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। अब हमारी तो लड़ाई हो गई ना, और मैं तो लॉयर, तो मैं तो इसके अगेंस्ट केस फाइल करूंगी। तो मैंने इसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया, ठीक है। अभी क्या हुआ, राशि को लगा इसने मेरे अगेंस्ट केस फाइल किया, कैसे किया? मैं भी तो सीएस हूं, मैं भी केस फाइल करूंगी, ठीक है। जब मैंने केस फाइल कर दिया है, एक जज बैठे हैं, इनके पास मेरी एप्लीकेशन गई है, मी बीइंग प्लेंटिव, शी बीइंग डिफेंडेंट, कि भाई ये मेरा ट्रेडमार्क यूज कर रही है, इसने इन्फ्रिंजमेंट ऑफ मेरे राइट्स किए हैं, और मैंने अपनी स्टोरी लाइन डिस्क्राइब कर दी। तो मैं प्लेंटिव हो गई, ये हो गई डिफेंडेंट। जब ये एक मैटर यहाँ पे फंस चुका है, इसके पास समन आया होगा, इसके पास नोटिस आया होगा कि यार तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, तुम्हारी हियरिंग है, तुम्हें आना है, प्रेजेंट होना है, अपना रिप्रेजेंटेशन या अपना रिटन स्टेटमेंट, द वर्ड विच यूज, लेके आना है। ये इसने क्या किया? रिटन स्टेटमेंट, इसने सोचा भाड़ में जाओ, मैं भी एक केस फाइल करूंगी। उसकी जो भी कंटेंशन होंगे, अब ये यहाँ क्या बन रही है? प्लेंटिव, मेरे को बना रही है डिफेंडेंट। ये आप नहीं कर सकते। जब एक मैटर ऑलरेडी विद द सेम कंटेंशन, सेम पार्टीज डिसाइड होने के लिए एंटर हो चुका है, तो आप ये सब काम नहीं कर सकते। ये सोच रही है इसने जबलपुर में फाइल किया ना, मैं दिल्ली जाके फाइल करती हूँ,
ठीक है, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते। यहां पे आपका जो सूट फाइल कर रहे हो उस पे क्या लग जाता है, स्टे। आप सेम कंटेंशन, सेम पार्टी, सेम मैटर्स लेके नहीं जा सकते, तुरंत की तुरंत उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी कि सेम मैटर आप नहीं उठा सकते। तुम लोग खुद सोचो इसके क्या रीजंस होंगे, पर रीजंस वाई, मतलब क्यों हम स्टे लगा रहे हैं, सो व्हाट, उसके पास राइट है यार के। कौन सा काम, क्यों बंद हो जाए, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं हम स्टे बिजनेस में नहीं लगा रहे हैं, स्टे हम इसके सूट पे लगा रहे हैं, स्टे ऑन सूट। शी कैन नॉट फाइल अ सेकेंड सूट जिसपे ऑलरेडी एक मैटर चल रहा है। वही मैं बोल रही हूं, क्यों कर रहे हैं ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। जज इसके रीजन क्या देगा इसको, ये थोड़ी टाइम वेस्ट होगा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस, प्रोसीडिंग्स, और यू वर अबाउट टू से समथिंग। डिफरेंस इन जजमेंट्स, प्रोबेबली अगर स्टे नहीं लगाएंगे तो इसको बोल दिया तुम जीत गई, मेरे को बोल दिया मैं जीत गई, तो आखिर वो स्टोर का होगा क्या, दोनों थोड़ी चला सकते हैं। शी हैज टू चेंज अ ट्रेडमार्क, ठीक है, अपना ब्रांड नेम उसको बदलना ही पड़ेगा। अब इसलिए हमने क्या किया, स्टे लगा दिया। तो ये हमने सिविल प्रोसीजर कोड में पूरा एक्सप्लेनेशन समझा है कि आखिर ये क्या होता है। अब एक और चीज, इसी एग्जाम्पल में अब रेस जुडिकाटा समझते हैं, ठीक है। अब जब मैंने साक्षी के अगेंस्ट केस फाइल कर दिया था, ठीक है, सेम एग्जाम्पल है, मैंने अपना स्टोर खोला, उसने भी सेम नाम से अपना स्टोर खोला, ट्रेडमार्क मैंने कराया हुआ है, मैंने बोल दिया इन्फ्रिंजमेंट ऑफ मेरे राइट्स है। जब अब मैंने केस फाइल कर दिया, हो सकता है इसने कोई क्रिमिनल एक्शन भी लिया हो, मेरे घर वर में पत्थर वत्थर फेंके हो, तो मैंने क्रिमिनल एक्शन भी इसके अगेंस्ट ले लिया है। इसको जज ने बोला इतना इतना कॉम्पनसेशन पे करो और तुम्हें 6 months की जेल हो जाती है, ठीक है, ठीक है। इसको इतना इतना इसने मुझे कॉम्पनसेशन सपोज 20,000 रुपीज पे कर दिए और इसको जेल हो गई। अब इसने 20,000 भी दे दिए, इसकी दुकान भी बंद हो गई, मेरी शॉप अच्छी चल रही है, 6 महीने तक जेल में ही है। जेल से जब ये वापस आई, ठीक है, अब जेल से वापस आई, मुझे यहाँ से जाती हुई दिख गई, कहीं तो जा रही थी वो, लेकिन मेरा ईगो फिर हर्ट हो गया। 6 महीने में मुझे तो सेटिस्फैक्शन हुआ ही नहीं है, ठीक है, इंसान वैसे ही संतुष्ट आदमी नहीं है। मैंने सोचा मैं फिर से केस फाइल करूं, मुझे नहीं पता ये फिर से 6 महीने के लिए जेल जाए, तो इसमें भी मना कर दिया है बार ऑन सूट कि एक बार अगर एक डिसीजन सेम पार्टीज को लेके आ चुका है, एक बार सारा कंक्लूसिव डिक्री आ चुकी है, तो आप दोबारा उस मैटर को नहीं उठा सकते। अपील इज अ डिफरेंट थिंग। आपको 30 दिन का टाइम मिला था, आप आओ, सफिशिएंट कॉज है, उसके बाद आपको दिक्कत है, जब हमने उसको जेल भेज दिया, जब हम आपको 20,000 दे दिए, तो आप बार बार उस चीज के लिए अप्रोच नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया बच्चों, रेस जुडिकाटा, ठीक है, हमें इसी वर्ड से याद करना है। अब इन दोनों में कभी कंफ्यूज मत होना, तो जब भी हम पढ़ेंगे रेस सब्जेडाइज तब हम देखेंगे स्टे ऑफ सूट, ये साथ में हम पढ़ लेंगे, लेकिन जब हम रेस जुडिकाटा पढ़ेंगे तब हमें समझना चाहिए कि उसमें कुछ भी अलाउड नहीं है। हम इसको एक पॉइंटर्स के हिसाब से समझते हैं, फिर बुक में मार्क करेंगे। देखो बच्चों, रेस सब्जेडाइज यानी स्टे ऑन सूट, ये जो रेस है ना, इसी का मतलब सूट होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले रेस्ट सब्जेडाइज हम देख रहे हैं कि स्टे ऑन सूट, सब स्क्रीन में देखो, ये तुम्हारी बुक में मैं मार्क करा दूंगी, ठीक है। अभी हम सिर्फ उसके ऑब्जेक्ट्स, एसेंशियल कंडीशंस, ये सब याद करने के लिए इससे पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, डॉक्ट्रिन स्टेट्स इफ देयर आर 2 सूट्स filed between the same parties at 2 different times and both the suits relate to substantially same matter and the previous suit is still pending in the competent court in India, then the court will put on stay on subsequent suit until the previous suit is decided। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है बच्चों। पहला पॉइंट कि अगर 2 सूट हैं, ठीक है, सेम पार्टीज हैं, 2 डिफरेंट टाइम पे, both the suits relate to substantially same matter, previous suit is still pending at a competent court in India, then the court will put a stay on subsequent suit। तो जो राशि करने जा रही थी उस पे स्टे लगा है until the previous suit is decided। In simple
words, when two or more cases are filed between same parties on the same subject matter in two or more different courts at two different times, the competent court has the power to stay proceedings of the another. हमने क्या बोल दिया, सूट लग जाएगा और ये कोर्ट के पास पार है कि वो लगा सकता है, क्लियरली बोल सकता है कि ये सब्सिक्वेंट सूट हम अलाउ नहीं करेंगे. तो दो पार्टीज के बीच में दो डिफरेंट केस दो डिफरेंट टाइम पे सेम सब्सटैंशियल मैटर पे अगर हमने फाइल किया है तो सब्सिक्वेंट सूट को हम क्या कर देंगे, स्टे लगा देंगे. द डॉक्ट्रिन डज नॉट अप्लाई टू एनी सूट विच पेंडिंग बिफोर एनी foreign court. ठीक है. The important thing to be noticed is that his doctrine does not restrict institution of suit. It only bars trial of suit, means later suit is not dismissed, it is only stayed. हमने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया तो मैं एप्लीकेशन फेंक दी क्या, जाओ दोबारा मत आना, ऐसे तो नहीं बोला ना, बोला एप्लीकेशन रख रहे हैं, अभी स्टे है, अभी तुम्हारा एक सूट पेंडिंग है, पहले वो जाके सॉर्ट करके आओ फिर अपन बात करते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ स्टे लगा रहे हैं, हम बार नहीं लगा रहे इसमें. ठीक है. इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों हम बार लगा रहे हैं, तुम लोगों ने ही बताया. सबसे पहले वेस्टेज ऑफ टाइम एज दे आर ऑलरेडी बर्डन्ड. ठीक है. तो जज का हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं. टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कोर्ट. ठीक है. उनकी रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं हो, मतलब उन्होंने बहुत लोग बिठाए हुए हैं जो उनका काम करते हैं, तो वो सब वेस्ट नहीं हो. अवॉइड कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस, ये भी कि इधर से अलग डिसीजन आ गया इधर से अलग डिसीजन आ गया, तो ये हमने अवॉइड करने के लिए हमने स्टे लगाना स्टार्ट किया है. अब कंडीशंस क्या है, अभी पढ़ा. देयर आर टू सूट्स at two different times, both matters are directly and substantially same, parties are same, previous instituted suit is still pending in the same court or any other court in India. ठीक है. The court in which the previous suit isn't have the jurisdiction to grant the relief, or the pendency of the court in foreign case does not attract this doctrine. If the condition exists, the later suit should be stayed till the disposal of the earlier suit. ये बहुत easily समझ आ गया. ठीक है. इसके रिगार्डिंग एक केस है, ये लिखा है कि तुम लोगों की बुक में, विंग फार्मास्यूटिकल्स पी लिमिटेड वर्सेस स्वान फार्मास्यूटिकल्स लिखा है. इसको मार्क करो. जब भी अपन रेस सब्सिडाइज पढ़ेंगे ये केस हमारे दिमाग में और जुबान में होना चाहिए, फिर पेपर्स में राइटिंग में. ठीक है. मार्क करो. जब भी हम क्या पढ़ेंगे, रेस सब्सिडाइज, तो हमें कौन सा केस याद रखना है, विंग फार्मास्यूटिकल पी लिमिटेड वर्सेस स्वान फार्मास्यूटिकल. 4 out of 4 मिल जाएंगे. ठीक है. तो हमने क्लास में ही याद करना. हाँ नहीं, पहले कंडीशंस लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर केस लिख देंगे, तो 4 out of 4 आ जाएंगे. केस क्या है, विंग फार्मास्यूटिकल पी लिमिटेड वर्सेस स्वान लिमिटेड. अभी तक हमने पिछले 5 चैप्टर्स जो पढ़े हैं, मैंने तुम लोगों को 2 ही केस लो याद कराए अच्छे से, 2-3 ही, रेलैंड वर्सेस फेचर, एसबी वर्सेस वाइट, और एक बॉम्बे वाला, वो किसमें है, एमसी मेहता वर्सेस. तो ये सारे केसेस तुम्हारे ऐसे जुबान में होने चाहिए. ठीक है. अब जब हम देख रहे हैं विंग फार्मास्यूटिकल पी लिमिटेड वर्सेस स्वान फार्मास्यूटिकल्स, अब फैक्ट क्या बोलता है, अ सूट वाज इंस्टीट्यूटेड बाय प्लेंटिफ कंपनी अलेजिंग इन्फ्रिंजमेंट बाय द डिफेंडेंट कंपनी बाय यूजिंग ट्रेडमार्क नेम्स of medicine and selling the same in wrapper and carton of identical design with the same color combination. जो राशि कर रही थी as that of plaintiff company. तो डिफेंडेंट कंपनी क्या कर रही है, सेम कलर बॉक्स को, सेम रैपर को, सब कुछ सेम ट्रेडमार्क वगैरह उसका ब्रांड नेम यूज करके बेच रही है मेडिसिन. अ सब्सिक्वेंट सूट वाज इंस्टीट्यूटेड इन अ डिफरेंट कोर्ट बाय द डिफेंडेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ विद द सेम एलिगेशंस. राशि ने अगेन वापस मुझ पे लगा दिया कि मैं थोड़ी इसका कॉपी कर रही हूँ, ये मेरा कॉपी कर रही है. ठीक है. डिसीजन, द कोर्ट हेल्ड दैट सब्सिक्वेंट सूट शुड बी स्टेड एज द मैटर इन्वॉल्व्ड इन टू सूट्स वाज टोटली आइडेंटिकल. इजी. ठीक है. इजीली. अब आते हैं रेस जुडिकाटा. इसमें सब वर्ड नहीं है, जुडिकाटा इसमें है बार ऑन सूट्स. जब हमने देखा कि ऑलरेडी उसको 6 months और इम्प्रिजनमेंट और कॉम्पेंसेशन हो गया था, तो मैं दोबारा क्या कर रही थी, केस फाइल कर रही थी, तब वो फेंक देगा मेरी एप्लीकेशन, भैया मैं कर चुका हूं इस पर डिसीजन, अब बार बार मेरे पास नहीं आना. जब हम पढ़ रहे हैं रेस सब्सिडाइज, इसका सेक्शन कौन सा है बच्चों, 10. याद रखना. जब हम क्या पढ़ रहे हैं, रेस सब्सिडाइज, तो उसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 10. जब हम पढ़ रहे हैं रेस जुडिकाटा, उसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 11. अभी हमने जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर के सेक्शन देखे थे.
2 subsection 2 is decree, 2 subsection 14 is order, 2 subsection 9 is judgment. तो उसके बाद ये दो सेक्शंस है इंपॉर्टेंट जो हमें पूरे सिविल में याद रखना है. एक रेस सब जडाई सेक्शन 10 और रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 deals with the doctrine of res judicata, that is bar or restraint on repetition of litigations of the same issues. It is a pragmatic principle accepted and provided in law that there must be a limit or end to litigations of सेम इश्यूज. तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल है और प्रिंसिपल है कि बार बार सेम इश्यूज पे आके एप्लीकेशन फाइल मत करो. ठीक है. द डॉक्ट्रिन अंडरलाइंस द जनरल प्रिंसिपल दैट नो वन शैल बी ट्वाइस वेक्स्ड फ्रॉम द सेम कॉज. मतलब दो बार बेचारे को जेल और कॉम्पनसेशन ना हो. इसके एसेंशियल्स क्या है? देयर आर टू सूट्स फाइल्ड एट टू डिफरेंट टाइम्स. Both the matter are substantially same. Parties are same. Previous instituted is conclusively decided. पहला वाला केस conclusively decided. The court in which the previous suit is decided is a competent court. ठीक है. मतलब कि एक genuine court से आपको एक decision आया था. In short, this doctrine restricts the repetition of the suit for the same title between the same parties. The doctrine applies only in case where the first suit has already been decided. ठीक है. तो ये डॉक्ट्रिन सिर्फ उनको है जिनका डिसीजन आ गया है. उसमें क्या था? डिसीजन अभी पेंडिंग था. इन द मैटर ऑफ टैक्सेशन ऑफ लिवाई ऑफ म्युनिसिपल टैक्सेस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रेस जुडिकाटा एज ईच ईयर असेसमेंट इज फाइनल फॉर दैट ईयर एंड डज नॉट गवर्न लेटर ईयर्स. एक बार अगर मैटर हो गया तो हर साल का अलग अलग चलता है. तो प्रीवियस ईयर की बात हम नहीं करेंगे. इसमें केस याद रख लो, माधवी अम्मा भवानी अम्मा वर्सेस कुंजी कुट्टी पीएम पिल्लई. ठीक है. ऐसे ही याद कर लो ना, गाने जैसे मैंने बोला. बच्चे आपको इनकम टैक्स रिटर्न लगता है. ठीक है. वैसे एक म्युनिसिपल टैक्स होता है. अब इस साल भर दिया. ठीक है. अब मैटर हो गया, आपने टैक्स सपोज नहीं दिया. ठीक है. आपके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ, प्लेंटिफ वो थे गवर्नमेंट अथॉरिटीज, और फिर आपने फिर जाके टैक्स एक बार भरा. अब क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर आया, सेकेंड ईयर आया, थर्ड ईयर आया, आपने फिर 2 साल का नहीं भरा. फिर उन्होंने मुद्दा उठाया कि 2 साल का नहीं भरा. तो ये नहीं बोलेंगे फर्स्ट ईयर भी नहीं भरा था. अरे भर दिया ना अब, लेकिन सूट फाइल करके. तो लेटर ईयर्स की बात करो, प्रीवियस ईयर की बात मत करो. ठीक है. माधवी अम्मा भवानी अम्मा वर्सेस कुंजी कुट्टी पीएम पिल्लई. ये लिखा है बुक में, ऐसी बोलो सब. लिखते टाइम भी हंसी आएगी. क्या? कौन सी इतनी बड़ी मूवी है? धमाल. अच्छा आए, सही बोल रही है. वाह यार राशि. यार मैंने साउथ इंडियन मूवी ज्यादा नहीं देखी. अच्छा वो देखी है धमाल तो मैंने ना. हाँ. हे भगवान. चलो अभी माधवी अम्मा भवानी, मेरे को नहीं याद आ रहा. माधवी अम्मा भवानी अम्मा वर्सेस कुंजी कुट्टी पीएम पिल्लई, ये याद हो गया. इससे पहले कौन सा केस याद किया था बच्चों? रेस सब्सिडाइज में फार्मास्यूटिकल, विंग फार्मास्यूटिकल, स्वान फार्मास्यूटिकल. ठीक है. लेकिन एज इट इज विंग फार्मास्यूटिकल पी लिमिटेड वर्सेस स्वान फार्मास्यूटिकल. ठीक है. पी इन ब्रैकेट्स, ऐसे ही याद रहना चाहिए. दूसरा केस है रेस जुडिकाटा का, माधवी अम्मा भवानी अम्मा वर्सेस कुंजी कुट्टी पी. मुझे सिर्फ कुंजी कुट्टी पे ही हंसी आ रही. In this case, it was held that doctrine of res judicata applies where an issue which has been raised in a subsequent suit was directly and substantially an issue in a former suit between the same parties and was heard and decided finally. Findings incidentally recorded do not operate as res judicata. Doctrine क्या बोलता है अब? on public policy. There should be an end to litigation. ठीक है. पार्टीज टू अ सूट शैल नॉट बी हरास्ड फॉर द सेम मैटर्स, और फिर टाइम ऑफ द कोर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड ओवर द मैटर्स ought to have been and should have been decided in the former suit between the
पार्टीज। तो वही वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, उनके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो, ये पब्लिक पॉलिसी के लिए हमने क्या लेके आए हैं, रेस जुडिकाटा। बेसिकली हम इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ये तीन चीजें, ये तीन बातों को लेके हम रेस जुडिकाटा ला रहे हैं कि हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे सूट्स पे। अभी इन दोनों का डिफरेंस देखो दो पॉइंट्स में। इट रिस्ट्रिक्ट्स द कोर्ट टू एक्सेप्ट सिमिलर मैटर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट फाइल्ड बिटवीन द सेम पार्टीज फॉर द सेम क्लेम। ये क्या है, रेस सब जुडाइस। और रेस जुडिकाटा क्या बोलता है, इट रिस्ट्रिक्ट्स द कोर्ट टू एक्सेप्ट सिमिलर मैटर व्हिच हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द कोर्ट बिटवीन द सेम पार्टीज। तो ये किसी और को रिस्ट्रिक्ट करता है रेस सब जुडाइस, कि आप दोबारा जब तक एक पेंडेंट सूट चल रहा है दोबारा एप्लीकेशन लेके मत आओ। और रेस जुडिकाटा कोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करता है कि वही चीज दोबारा एक्सेप्ट ही मत करो, ठीक है, तो वो मना कर देंगे। इट रिस्ट्रिक्ट्स ट्रायल ऑफ अ सूट, इट रिस्ट्रिक्ट्स ट्रायल ऑफ अ डिसाइडेड केस, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन है बच्चों, अमन है, अम्मा नहीं है बहन। कुंजी कुट्टी पिल्ले। चलो ये क्वेश्चन पढ़ना, सूर्यांश थोड़ा जोर से पढ़ना। भुवन, चमन, bequeathed, dismissed, एयर बोलते हैं उसको, ठीक है। देखो, अमन फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट भुवन फॉर ऑब्टेनिंग अ हाउस एंड लैंड प्रॉपर्टी ऑफ चमन, ठीक है। सूट किसने फाइल किया, किसके अगेंस्ट, किसकी प्रॉपर्टी है, चमन की। सबसे पहले ये चीज सॉर्ट करो, ठीक है। ऑन द ग्राउंड दैट चमन हैड bequeathed दोज प्रॉपर्टीज टू हिम बाय विल। अब वो क्यों चमन की प्रॉपर्टीज बोल रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है मुझे बाय विल मिल गई थी चमन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। अमन फेल टू प्रूव द विल, उसने ऐसा कुछ भी विल वगैरह नहीं दिखा पाया कि चमन की प्रॉपर्टीज अमन की हैं, तो हिज सूट वाज डिसमिस्ड। अब क्या किया, अमन ने एक और फ्रेश सूट फाइल कर लिया, ठीक है, टू गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ चमन ऑन द ग्राउंड दैट ही इज द ओनली एंड नियरेस्ट। अब उसने नई मुद्दा बस इतना लिया है कि भाई मैं ही हूं जो हूं उसका मतलब लीगल हेयर, तो अब मुझे दे दो आप सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहले उसने क्या बोला, विल, फिर अब वो तो डिसाइडेड हो गया, अब लेकिन वो नया मुद्दा लेके आया है, हो जाएगा। जज की नजर से सोचो तुम लोग, बच्चों की नहीं, जज की नजर से सोचो। अगर तुम्हारे पास मैं एक आंसर शीट दे दूं, ठीक है, तुमने मुझे चेक करके दे दी, अब मैं सेम आंसर्स लिख के तुम्हें दोबारा आंसर शीट दे दूं, तो तुम क्या करोगे, फाड़ दोगे, फेंकोगे, पागल हो गई हो कि बार बार लेके आ जाती हो, ठीक है। तो अभी फाइनली क्या करना है इस केस में, फेंकना नहीं। कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 11, क्या बोलता है वो, तो पहले हमें सेक्शन ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले एक्सप्लेन करते हैं केस लॉ में कि एज पर द सेक्शन 11 व्हेन द मैटर बिटवीन पार्टीज इज डिसाइडेड इन वन सूट और प्रोसीडिंग बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट एंड द डिसीजन इज फाइनल, नीदर पार्टी विल बी अलाउड इन अ फ्यूचर और सूट और प्रोसीडिंग बिटवीन द सेम पार्टीज टू रेज द मैटर अगेन। तो ऐसा नहीं अमन चमन भुवन कोई भी अब बार बार लेके मत आओ एप्लीकेशन। अमन कैन नॉट फाइल द सूट फॉलोइंग डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, ठीक है। अब चलो बुक खोलो, ये तुमको समझ आ गया, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट दे देंगे ताकि तुम कंडीशंस और एसेंशियल्स अपने नोट्स में लिख लो। वो भी भेज दो, डॉक्ट्रिन जजमेंट वो आज भेजूंगी ना, आज पढ़ाया ना। चलो, जजमेंट डिक्री और ऑर्डर का डिफरेंस ना आज पढ़ाया वो दे दूंगी, और एक्ट और कोर्ट का डिफरेंस तुमसे वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। चलो, सेक्शन 10 क्या बोलता है बच्चों, रेस सबसे रिवीजन कर रहे हैं, रेस सब जुड़े। अब इतना मार्क कर लो तुम, फर्स्ट पैराग्राफ वही चीज लिखिए, नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच मैटर इज ऑलरेडी डायरेक्टेड, ये तुमको रीड करना है, ठीक है। फिर वही फॉरेन कोर्ट वाली चीज अलग से मेंशन की हुई है
ये क्यों किया है? टू प्रिवेंट कोर्ट ऑफ कॉन्करेंट jurisdiction फ्रॉम साइमल्टेनियसली ट्राइंग टू पैरेलल सूट इन द रिस्पेक्ट ऑफ सेम मैटर इन द इशू. सेक्शन 10 इज इनएक्टेड ताकि कोर्ट का टाइम बार बार वेस्ट ना हो. The purpose to avoid conflict decision, it is really intended to give effect rule of res judicata. Institution of seconds is not barred. It merely says trial cannot be proceeded with. जो वहां लिखा है यहाँ पे बस पैराग्राफ में लिखा है. ठीक है. उसके बाद सूट वॉज इंस्टीट्यूट, ये मार्क करो, सूट वॉज इंस्टीट्यूट, ये तुम्हारा केस आ गया. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो. तो रेस सब्सिडाइज में हम कौन सा केस देख रहे हैं? विंग फार्मास्यूटिकल पी लिमिटेड वर्सेस स्वान फार्मास्यूटिकल. भूलना नहीं, भले 18 के 18 चैप्टर्स हो जाए. तुम लोगों को शायद 19 है. वाह, चलो. उसके बाद उसके एसेंशियल्स यहाँ पे दिए हुए हैं बच्चों. ठीक है, इतना पार्ट रीड करके आना. किसी को कुछ डाउट हो तो पूछना. इसमें वही सब लिखा है. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात हो तो अलग है. जब तक डिस्पोजल नहीं हो जाता, फाइंडिंग्स नहीं आ जाती, तब तक दोबारा सूट सेकेंड सूट फाइल मत करो. ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है, आपको बार नहीं लगाता है. यही चीज उस पैराग्राफ में लिखी है. कोई न्यू वाला बच्चा है क्या? नुपुर, पूरी बुक में जितने ये क्वेश्चंस हैं ऐसे वाले जहां जहां हैं चैप्टर में, ये तुम लोगों को पढ़ने हैं. ठीक है, तुम लोगों को क्वेश्चन कैसे आते हैं? ये क्वेश्चंस हैं. ठीक है, उसके बाद फिर बच्चों ये लिखा है ऑप्शन ए बी सी डी दिया है और बोला है चूज करो. ठीक है, मतलब ये 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा आस्किंग ये मल्टीपल चॉइस टाइप्स की, इनमें से कोई एक चूज करो और इसका जस्टिफिकेशन दो. तो अब जैसे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आई प्रोवाइड स्टे ऑफ सूट in which the matter in issue is also directly substantially an issue in a previous instituted suit. अब इसमें तुम्हें बताना है कौन सा सेक्शन है. तो सेक्शन 9, 10, 15 कौन सा सेक्शन है? ये सेक्शन 10. अब सेक्शन 10 तुम्हें एक्सप्लेन करना है, जस्टिफिकेशन देना है. मतलब सेक्शन 10 एक्सप्लेन करना है. जस्टिफिकेशन मतलब ये कि रेस्ट सब्सिडाइज सिविल प्रोसीजर कोड में आया है, जिसमें मेंशन किया गया है कि आप सेम पार्टी सेम डिफरेंट टाइम्स पे सेम मैटर को लेके सूट फाइल नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा और टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, इसलिए. ठीक है, अब रेस्ट जुडिकाटा मार्क करो. 2 मिनट में चटर चटर पटर पटर. क्या डिस्कस कर रहे थे? रेस्ट जुडिकाटा की, रेस्ट सब्सिडाइज की, कुछ और ही? अम्मा चलो ये मार्क करो. गंदे हो तुम लोग. सेक्शन 11 क्या बताता है? रेस जुडिकाटा. ठीक है, उसमें बोल रहा है नो सूट नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू विच द मैटर हैज बीन डायरेक्टली. जल्दी मार्क करो. ठीक है, अब देखो इसमें 4 पॉइंट्स बताए हैं कि जो हमने कंडीशंस पढ़ी ना. पहला है द मैटर डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन द इशू इन अ फॉर्मर शूट शैल आल्सो बी डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन इशू इन लेटर. सिर्फ इतना मार्क करो. ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट, द फॉर्मर सूट हैज बीन डिसाइडेड. फॉर्मर सूट मींस द डिसाइडेड अर्लियर. उसके बाद द सेड इशू हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड. ये हो गया तुम्हारा थर्ड केस. और फिर फोर्थ आ गया सच फॉर्मर सूट एंड द लेटर आर बिटवीन द सेम पार्टीज और लिटिगेशन अंडर द सेम टाइटल और पर्सन क्लेमिंग द पार्टीज अबव. ठीक है, अब वो और ये केस इन शॉर्ट द प्रिंसिपल. फिर माधवी अम्मा भवानी अम्मा वाला केस. ठीक है, इंपॉर्टेंट. फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट पास किया था. इसमें क्या हुआ था? को पार्टनर्स एक दूसरे को गिफ्ट नहीं दे सकते जनरली. ठीक है, को पार्टनर्स किस में होते हैं बच्चों? एचयूएफ में. ठीक है, एचयूएफ में करता होता है और को पार्टनर्स होते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया था. हेल्ड दैट द लॉ इज वेल सेटल्ड दैट इवन इफ एरनेसली एन इंटर पार्टी जजमेंट बाइंड्स द पार्टीज इफ द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन हैज डिसाइडेड द लिस्ट. मतलब एक बार एक कोर्ट ने डिसाइड कर लिया तो ये बहुत क्लियर है कि उस चीज को हम दोबारा कोई जज उसको जज नहीं करेगा कि इसने क्या डिसीजन पास किया. वो क्लियर एक डिक्री आ चुकी है. Thus the decision that a gift made by co-partners is invalid under Hindu law between the co-partners bind the parties
when the same question in the issue is in a subsequent suit between the same parties of partition. अब पार्टीशन हुआ था HUF का, उसमें वो एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे, तो एक जज ने क्लियरली बोल दिया कि हिंदू लॉ के हिसाब से आप इसको गिफ्ट नहीं दे सकते, आप क्लियरली पे करो उसको, ठीक है। तो अब उन्होंने दोबारा यही केस फाइल कर दिया कि भाई हमको बोला गया कि गिफ्ट नहीं दे सकते, तो आप हमको बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक बार डिसाइड हो गया ना, तो दोबारा मत आओ, ठीक है। ये डिफरेंस अभी हमने देखा, ये कंडीशंस हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक पॉलिसी की, ठीक है। ये कंडीशंस इसमें भी दी हुई हैं बुक में। दे मस्ट बी डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन द इशू, फिर लिटिगेशन सेम टाइटल का है, सेम पार्टीज हैं, अर्लियर सूट ऑलरेडी बीन डिसाइडेड और द क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब्सटेंशियली सेम है। ये हो गए सेक्शन 10 और 11। सेक्शन 12 बोलता है puts a bar to every suit where a plaintiff is a precluded by rules from instituting a further suit in respect of any particular cause of action। मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो इसमें इजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है where a plaintiff is precluded by rules, मतलब कि क्या हुआ है, हाँ उसको क्लियरली मना किया है कि तुम सूट नहीं फाइल कर सकते इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन, ही शैल नॉट एंटाइटल टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इन एनी कोर्ट टू व्हिच दिस कोड अप्लाइज। तो दोबारा सिविल लिटिगेशन फाइल आप नहीं कर सकते, उसको इजीली लिखना है तो ऐसे लिख लो, वेयर अ प्लेंटिव, लिखा है थोड़ा सा पैसिव है, वहां एक्टिव है, ये पैसिव है। Where a plaintiff is precluded by rules from instituting a further suit। अगर तुमको वो लाइन समझ आ गई है तो जरूरी नहीं है लिखने का, नहीं तो हिंदी में भी लिख सकते हो कि भाई एक जगह अगर रूल्स के हिसाब से किसी प्लेंटिफ को मना किया है दोबारा सूट फाइल करने के लिए, तो वो किसी भी लॉ के अंडर, किसी भी कोर्ट के अंदर दोबारा नहीं जा सकता, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कॉज ऑफ एक्शन in any court to which this code applies। लिख लिया, 5 4 3 2 1। चलो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स एंड वेन्यू ऑफ सूट्स। क्या ओल्ड बुक में अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस दिया है क्या पहले? नहीं ना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक यही है ना, जुरिस्डिक्शन ऑफ सूट। तो क्या है, अपीयरेंस नॉन अपीयरेंस? हाँ वो नेक्स्ट पेज आओ। जुरिस्डिक्शन दिया है किसके पहले? रेस जुडिकाटा और उसके पहले ना। ठीक है आ जाओ पहला वाला कर लेते हैं। जुरिस्डिक्शन मतलब क्या बच्चों? टेरिटोरियल एरिया। ठीक है, अपना जुरिस्डिक्शन है क्या कुछ डिसाइडेड? क्या केस फाइल, अगर मेरे को पुलिस स्टेशन जाना है, मेरे साथ क्लास में तुम लोगों ने बदतमीजी की है, मुझे FIR देने जाना है, तो मैं कहाँ जा सकती हूँ? गढ़ा वाला। ठीक है ठीक है, तो अपने लिए जुरिस्डिक्शन टेरिटोरियल एरिया कौन सा है? मतलब पुलिस इस एरिया के मैटर्स के लिए FIR लिख सकती है। ठीक है, जुरिस्डिक्शन मींस अथॉरिटी। इसके हिसाब से सिविल कोड के हिसाब से जुरिस्डिक्शन मींस अथॉरिटी बाय व्हिच अ कोर्ट हैज टू डिसाइडेड मैटर्स दैट आर ब्रॉट बिफोर इट फॉर एजुडिकेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या बताता है एक कोर्ट का? अथॉरिटी कि कौन से मैटर्स वो ले सकते हैं। मतलब कि मेरे पास जबलपुर में MP का हाई कोर्ट है,
ठीक है, तो मैं क्या अपना मैटर किसी और हाई कोर्ट में लेके जाऊंगी? मैं यहीं लेके जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मेरा टेरिटोरियल एरिया ये है। यहाँ पे अगर एप्लीकेशन नहीं ले गई, ठीक है, कोई गुजरात हाई कोर्ट ले गई, तो वो क्या बोलेगा, आप कहाँ से? जबलपुर से। आपकी प्रॉपर्टी कहाँ से? जबलपुर से। आपका डिफेंडेंट कहाँ से? जबलपुर से। तो ये एप्लीकेशन आप एमपी में ले जाओ, एमपी हाई कोर्ट में, जहां भी है, ठीक है। वो इस मैटर के लिए अथोराइज नहीं है, वो कोई भी डिसीजन इस चीज को लेके पास नहीं कर सकता। वही डिफेंडेंट अपने फेवर में ये चीज बोल सकता है कि आपने गलत जगह गलत जुरिस्डिक्शन में मैटर फाइल किया है, ये कोर्ट इस चीज के लिए ऑथराइज है ही नहीं। द लिमिट ऑफ दिस अथॉरिटी इज इम्पोज्ड बाय चार्टर, स्टैट्यूट और कमीशन। ये जुरिस्डिक्शन कौन डिसाइड करता है? या तो कोई लॉ डिसाइड करता है, या गवर्नमेंट की कोई कमिटी डिसाइड करती है, या फिर हमारे लीडर्स डिसाइड करते हैं। इफ नो सच लिमिट इज इम्पोज्ड और डिफाइंड, द जुरिस्डिक्शन इज सेट टू बी अनलिमिटेड। अगर नहीं डिफाइंड है तो फिर क्या हो गया? अनलिमिटेड, मतलब किसी के भी केस के रिगार्डिंग वो जजमेंट्स दे सकते हैं। अ लिमिटेशन ऑन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट में बी ऑफ 4 काइंड्स। मतलब जब हम सिविल कोर्ट की बात कर रहे हैं तो 4 काइंड पे हम उसका जुरिस्डिक्शन डिसाइड करेंगे। पहला क्या है बच्चों? सब्जेक्ट मैटर। दूसरा क्या है? प्लेस ऑफ सुइंग और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। तीसरा क्या है? जुरिस्डिक्शन ओवर पर्सन्स। और फोर्थ क्या है? पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ सूट। क्या तुमको नाम से समझ आ रहा है? पहला है सब्जेक्ट मैटर, मतलब क्या बोल रहे हो? हाँ, पर सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? जहां पे वो चीज है। अब सब एक केस है, जैसे मैं शॉप को लेके केस ले रही थी, ठीक है, ट्रेडमार्क को लेके, तो उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारा? ट्रेडमार्क, शॉप। भाई इसने मेरे जैसी सेम शॉप खोल ली, मेरा जैसा ट्रेडमार्क, तो भाई ये कहाँ है? ये कहाँ है आपका? जबलपुर में हो रहा है, ठीक है, तो आपका टेरिटोरियल एरिया, आपका जुरिस्डिक्शन जबलपुर। फिर है प्लेस ऑफ सुइंग और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ये जनरली हमने देखा है कि एमपी हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, उनके पास अपने अपने स्टेट का टेरिटोरियल एरिया का जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। जब हम देख रहे हैं बच्चों इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई मैटर है, तो क्या मैं उसको जाके क्या बोलते हैं दिल्ली जाके फाइल कर सकती हूँ? क्या नहीं कर सकती ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ है, पार्टीज यहाँ है, सब्जेक्ट मैटर यहाँ है, तो उसका जुरिस्डिक्शन यहाँ है। जब हम देख रहे हैं कि टेरिटोरियल एरिया वाइज अगर कोई स्पेसिफिक एरिया, तो भाई स्टेट के लिए आप अपने स्टेट के कोर्ट में जाओ ना, हाई कोर्ट में। हमारे स्टेट के हाई कोर्ट में आप नहीं आ सकते। दूसरा है ओवर पर्सन। क्या हम फॉरेनर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं? कि आप फॉरेनर ने गलती की है तो हम उसको कहाँ लेके आएंगे? जहां पे घटना घटी। ये तुम्हारे हिसाब से प्लेस ऑफ सुइंग है कि एग्जैक्टली कहाँ आप केस फाइल करते हो। हम देख रहे हैं कौन सा कोर्ट इस चीज के लिए ऑथराइज है। तो जब हम कोर्ट के साइड से देख रहे हैं तो हमें नहीं पता आप फॉरेनर हो, आप इंडियन हो, आप कोई भी हो, अगर आपने इंडिया में कोई कांड किया तो हम ऑथराइज हैं आपका ये मैटर देखने के लिए। और फिर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, यार तुम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन में पढ़ा है, लिमिट्स पढ़ी हैं, ठीक है भाई, इतनी लिमिट तक आप डिस्ट्रिक्ट में आओगे, इतनी लिमिट तक आप स्टेट कमीशन के पास जाओगे, उतनी लिमिट के बाद आप नेशनल। तो क्या आप नेशनल कमीशन में डायरेक्टली चले जाओगे कि सबसे लोअर लिमिट को लेके? नहीं, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है, वो बोलेगा मैं इस मैटर को नहीं दे सकता। अगर आपके पास बहुत हायर लिमिट है और आप डिस्ट्रिक्ट में चले गए, भाई डिस्ट्रिक्ट में बोला ही 10 लाख तक की है, 1 करोड़ तक की लिमिट दी है, तो आप कैसे आ रहे हो? तो बोला हम इस चीज को नहीं ले सकते, ये आपका अबव द अमाउंट है, मेरी लिमिट के ऊपर का अमाउंट है, इसके लिए कौन ऑथराइज है? आप जाके स्टेट या नेशनल कमीशन में जाओ। ये हम प्लेस ऑफ सुइंग में पढ़ेंगे, ठीक है, कि एग्जैक्टली कोई पर्सन को लेके, कोई प्रॉपर्टी को लेके, कोई चीज को लेके कहां पे केस फाइल हम कर सकते हैं। अब आप बोल रहे हो शादी ग्वालियर में हुई, बंदी भी ग्वालियर की है, तो वो ग्वालियर में भी केस फाइल कर सकती क्योंकि वो बॉर्न एंड बॉट अप ग्वालियर में, तो उसके पास ये राइट है कि वो सामने वाले को बोल सकती कि तुम आओ मेरे कोर्ट पे, तुमको यहां से नोटिस जाएगा, ठीक है। जब इमूवेबल की प्रॉपर्टी की बात होती, सपोज उनकी प्रॉपर्टी जबलपुर में, ठीक है, शादी के बाद वो जबलपुर में रहती थी, मायका ग्वालियर का है, तो अब जब तुम्हारी प्रॉपर्टी आए तो तुम ग्वालियर में क्यों केस फाइल कर रही हो? जो बंदा तुम्हें परेशान कर रहा है, गेन और एडवांटेज तुम्हारी प्रॉपर्टी से ले रहा है, वो सब कहाँ हो रहा है?
जबलपुर में, तो तुम यहाँ इस सब के एग्जाम्पल्स हम प्लेस ऑफ सुइंग में पढ़ेंगे. देयर इज अ टॉपिक इन दिस सिविल प्रोसीजर में, प्लेस ऑफ सुइंग. अभी हम देख रहे हैं जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट. एक कोर्ट किस चीज के लिए ऑथराइज है? तो भाई हम बोल रहे हैं कि हाँ आपके एरिया वाइज आपका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन डिसाइडेड है, लेकिन सिविल कोर्ट्स के लिए हम चार बातें देखते हैं. एक सब्जेक्ट मैटर, एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एक ओवर पर्संस और एक पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन. मतलब कि कब कोर्ट बोल देगा कि मैं ये एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं कर सकता. ठीक है कि भाई ये सब्जेक्ट मैटर यहाँ का नहीं है, मेरे एरिया का नहीं है, ये आप एप्लीकेशन वापस ले जाओ. वो बोल सकता है मैं इस स्पेसिफिक एरिया के लिए जज नहीं बनता हूं. दूसरा कि मैं इस पर्सन के लिए, क्योंकि ये फॉरेनर है तो मैं इसके लिए भी मुद्दा नहीं हैंडल कर सकता. तीसरा ये लिमिट मेरी लिमिट से बहुत ऊपर है, मैं इसका. चौथा मतलब ये लिमिट मेरी लिमिट से ऊपर है, मैं इस ये मैटर भी हैंडल नहीं कर सकता. देखो, द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई सर्टेन मैटर्स बाय सर्टेन कोर्ट्स इज लिमिटेड बाय स्टैट्यूट, इसलिए मैंने वहां लिख दिया बाय लॉ. Example, a small cause court can try suits for money due under a promissory note for a suit or price or work done. तो एक छोटे कोर्ट प्रोमिसरी नोट को भी लेके मुद्दे को हैंडल कर सकते. तो यहाँ पे मुद्दा क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो प्रोमिसरी नोट या किसी चीज के किसी ने पैसे लिए थे और वो रिटर्न में लेने थे. अब अ टेरिटोरियल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन फॉर ईच कोर्ट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. thus it can try matters falling with the territorial jurisdiction, जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. तो ये हमारे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, स्टेट मैटर्स और सेंट्रल मैटर्स. तो भाई स्टेट के लिए अलग अलग हमने कोर्ट बना रखे. हर डिस्ट्रिक्ट का एक कोर्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट का. तो जब जबलपुर का मैटर है तो मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्यों जाऊंगी? वो बोलेगा ना आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाओ, आपके डिस्ट्रिक्ट का मैटर है. तो जबलपुर से क्या भोपाल जा सकती हूँ? नहीं जा सकती. किसी और ने मेरे खिलाफ भोपाल में किया है तो मुझे जाना पड़ेगा. ठीक है. जुरिस्डिक्शन ओवर persons, all persons of whatever nationality are subject to jurisdiction of civil courts of the country except of foreign states. Its rule or its representative except with the consent of the state government. मतलब कि मैं सारे इंडियंस का केस हैंडल कर सकते हैं. सिविल कोर्ट सारे इंडियंस का केस हैंडल कर सकते हैं. फॉरेनर का, फॉरेन स्टेट का केस तभी हैंडल कर सकते हैं जब उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई कंसेंट मिली हो. ठीक है. Pecuniary section 6 of civil procedure, civil code of civil procedure deals with the pecuniary jurisdiction and lays down that save in so far as otherwise expressly provided, court shall only have the jurisdiction over suits or amount of value which does not exceed the pecuniary limits of any ordinary jurisdiction. There is no limit of pecuniary jurisdiction of the high court and डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए बोल दिया कि भाई उनके पास कोई पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है. पर क्या हमारे कंपटीशन हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन में है? ठीक है. वैसे अब एक टॉपिक है ओरिजिनल, एपिलेट और क्रिमिनल एंड एपिलेट. ये हम कल डिस्कस करेंगे. बेसिकली फ्रेश एप्लीकेशन, फिर अपीलेबल कोर्ट्स कौन से होते हैं और ऐसे कौन से कोर्ट जहां ओरिजिनल और एपिलेट दोनों चलते हैं. तो तुम एक बार ये रेस जुडिकाटा, रेस सब्जेडाइज विद द केस लॉज, विद द सेक्शन, जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री का डिफरेंस और चार टाइप के जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट रिवाइज करके आना.